नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो। बिलासपुर शहर के सरकंडा थाना क्षेत्र में प्रभात चौक चिंगराजपुरा नामक इलाके में तरुण अपने माता पिता शांतनु और राजकुमारी के साथ रहता था। साल 2019 की शुरुआत थी और तरुण परिवार का इकलौता और लाडला बेटा था। हाल ही में उसे एक अच्छी नौकरी मिली थी। वो बिलासपुर की ट्रैफिक पुलिस के लिए सीसीटीवी कैमरे ठेके पर ऑपरेट करता था, जिससे उसकी आमदनी अच्छी हो जाती थी। तरुण का जीवन सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके परिवार की जड़ों में एक ऐसी उथल पुथल थी जो धीरे धीरे सब कुछ तबाह करने वाली थी। कुछ साल पहले करीब 40 वर्षीय बेबी अपने पति बालाराम मांडले और 3 जवान बेटों नीलेश, योगेश और अभिषेक के साथ चिंगराजपुरा के प्रभात चौक में रहने आई थी। बेबी एक प्राइवेट अस्पताल में काम करती थी और उसका घर शांतनु के घर से बिल्कुल सटा हुआ था। बेबी का आकर्षक शरीर, उसकी चाल ढाल और मुस्कान ऐसी थी कि पड़ोसी शांतनु, जो खुद अधेड़ उम्र का था, उस पर तुरंत फिदा हो गया। शुरू में ये सब सामान्य पड़ोसी संबंधों से शुरू हुआ। दोनों परिवारों के बीच मेलजोल बढ़ा, एक दूसरे के घर आना जाना होने लगा। लेकिन शांतनु की नजरें बेबी के सुडौल शरीर पर ठहरने लगी। वो उसके कर्व्स, उसके होठों की नरमी और उसकी आंखों की चमक से खुद को रोक नहीं पाया। धीरे धीरे उनका आकर्षण गहराया और जल्द ही दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। ये संबंध अचानक नहीं बने। पहले छोटी छोटी मुलाकातें, फिर छिपकर बातें और फिर मौके मिलते ही वे एक दूसरे में खो जाते। शांतनु, जो खुद एक परिवार वाला व्यक्ति था, बेबी के शरीर की गर्माहट और उसकी कामुकता से इतना मोहित हो गया कि वो अपनी पत्नी राजकुमारी और बेटे तरुण को भूलने लगा। वे दोनों समय समय पर छिपकर मिलते, जहां शांतनु बेबी के शरीर को अपनी बाहों में जकड़ लेता, उसके स्तनों को सहलाता और वे घंटों तक एक दूसरे की प्यास बुझाते। बेबी भी शांतनु की मजबूत पकड़ और उसके जुनून से उतनी ही आकर्षित थी। वो उसके स्पर्श से सिहर उठती और उनकी मुलाकातें इतनी तीव्र होती कि वे समाज या परिवार की परवाह किए बिना एक दूसरे में समा जाते। लेकिन ये जुनून जल्द ही साइड इफेक्ट्स दिखाने लगा। बेबी के बेटों को उनकी मां की इन छिपी मुलाकातों की भनक लगने लगी और घर में तनाव पनपने लगा। जहां पहले अपनापन था, वहां अब कलह और अविश्वास ने जगह ले ली। मोहल्ले में उनके किस्से फैलने लगे। लोग फुसफुसाते कि शांतनु और बेबी की रातें कैसे कामुक खेलों से भरी होती हैं, कैसे वे छिपकर मिलते और एक दूसरे के शरीर की हर इच्छा पूरी करते। लेकिन इन तंजों का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। वे अपनी दुनिया में खोए रहते, जहां सिर्फ जुनून और शारीरिक सुख था। जब घरवालों का विरोध हद से बढ़ गया, तो इन अधेड़ प्रेमियों ने एक बड़ा कदम उठाया। वे साथ रहने लगे, बिना शादी किए पति पत्नी की तरह। बेबी का पति बालाराम गहरे सदमे में आ गया। उसने अपने 3 बेटों को साथ लिया और चिंगराजपुरा छोड़कर आर के नगर में बस गया। उधर राजकुमारी भी पति की इस हरकत से टूट गई और तरुण को लेकर अलग रहने लगी। अब शांतनु और बेबी के लिए ये आजादी जैसा था। वे एक छत के नीचे रहते, जहां शांतनु का बेबी के शरीर पर पूरा मालिकाना हक था। वे रातें भर एक दूसरे के साथ बिताते, बेबी की कामुक कराहें और शांतनु की गर्म सांसें घर भरती। लेकिन मोहल्ले में जब राजकुमारी और बेबी आमने सामने पड़ती, तो लड़ाई होती, जिसमें पुरानी जलन और कामुक ईर्ष्या की आग साफ छलकती। शांतनु को इससे कोई मतलब नहीं। उसका फोकस सिर्फ बेबी की शारीरिक सुख पर था। इसी बीच तरुण को सिविल लाइंस थाने में ट्रैफिक पुलिस के सीसीटीवी कैमरों का काम मिला। वो रिकॉर्डिंग संभालता, डाटा जमा करता और लोगों को लगता कि वो पुलिस में ही है, जबकि वो सिर्फ तकनीकी सहायक था। लेकिन शांतनु और बेबी का संबंध टूटने लगा। किसी वजह से वे अलग हो गए और अपने अपने घर लौट आए। क्या उनका जुनून ठंडा पड़ गया था या कोई और वजह? किसी को ठीक से पता नहीं।
लेकिन पिछले साल सितंबर में बेबी के बड़े बेटे नीलेश की लाश बिलासपुर कोटा रेलवे लाइन पर संदिग्ध हालत में मिली। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन बेबी को शक था कि तरुण ने बदला लेने के लिए नीलेश की हत्या करवाई। उसे लगा कि तरुण के पुलिस कनेक्शंस ने मामला दबा दिया। जब बेबी ने शांतनु से बात की तो उसने तरुण का साथ दिया, जिससे बेबी का गुस्सा भड़क गया। उसे एहसास हुआ कि शांतनु को सिर्फ उसके शरीर से मतलब था। नीलेश की मौत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बेबी के मन में बदले की आग सुलगने लगी। उसे लगा कि अगर तरुण मरता तो शांतनु को असली दर्द समझ आता। नए साल के पहले दिन 1 जनवरी 2019 को तरुण ने अपनी मां को बताया कि काम ज्यादा है, देर से लौटेगा। लेकिन जब वो नहीं आया तो माता पिता ने फोन किया। फोन बंद था। उन्होंने आसपास खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। रात 10 बजे वे सरकंडा थाने पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। राजकुमारी ने बेबी और बालाराम पर अपहरण का शक जताया और पुलिस की जांच में पुराने संबंधों का खुलासा हुआ। पुलिस को लगा कि तरुण की गुमशुदगी इन जटिल रिश्तों से जुड़ी है। तरुण की गुमशुदगी की जांच में पुलिस को पता चला कि उसे आखिरी बार मेघा गोयल के साथ देखा गया था। मेघा लिंगी आड़ी की रहने वाली थी और गवाहों पूजा और इमरान ने बताया कि 1 जनवरी की दोपहर मेघा तरुण की बाइक पर सवार होकर आर के नगर की ओर गई थी। तरुण के मोबाइल की कॉल डिटेल से एक अज्ञात नंबर मिला, जिससे लंबी बातें हुई थी। लोकेशन ट्रेसिंग से पता चला कि दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक तरुण आर के नगर में था। फिर अंतिम लोकेशन कोटा में, जो बिलासपुर से 30 किलोमीटर दूर है। दिलचस्प बात, वो अज्ञात नंबर और बेबी का मोबाइल एक ही जगह ट्रेस हुए थे। पुलिस ने बेबी और बालाराम को पूछा, लेकिन उन्होंने इनकार किया। फिर भी शक बना रहा। पुलिस मेघा तक पहुंची, उसे गिरफ्तार किया। शुरुआत में उसने झूठ बोला कि तरुण कुछ देर बाद घर चला गया, लेकिन सख्ती से वो टूट गई और हत्या कबूल ली। उसने खुलासा किया कि हत्या में बेबी, बालाराम, योगेश और अभिषेक भी शामिल थे। ये पूरी साजिश थी। बेबी ने योजना बनाई। शांतनु से अलग होने के बाद वो बदले की आग में जल रही थी। उसे पता चला कि नीलेश का प्रेम प्रसंग मेघा से था। वे साथ पढ़ते थे। बेबी ने मेघा की मासूमियत और चंचलता देख उसे अपने साथ मिला लिया। मेघा भी नीलेश की मौत से टूट चुकी थी और बेबी ने उसे यकीन दिलाया कि तरुण ही हत्यारा है। बेबी ने वादा किया कि तरुण मरने के बाद मेघा को घर की बहू बना लेगी। योजना के लिए बेबी ने मेघा को नया सिम दिलवाया। मेघा ने तरुण को कॉल शुरू की। शुरू में रॉन्ग नंबर कहकर काट देती। तरुण को उसकी आवाज कामुक लगी। वो सोचता कि ये लड़की जरूर सुंदर होगी। धीरे धीरे बातें व्यक्तिगत हुई और तरुण जाल में फंसता गया। बेबी ने मेघा को सिखाया कि सेक्स हर मर्द की कमजोरी है। उसे अपनी सुंदरता दिखाओ, लेकिन प्यास मत बुझाओ। इससे तरुण और पागल हो जाएगा। आर के नगर में बेबी ने 4000 रुपए महीने का सूना मकान किराए पर लिया, जहां मुलाकातें तय हुई। एक दिन मेघा ने तरुण को होटल में बुलाया। तरुण ने मेघा को देखा। उसकी सुडौल कमर, आकर्षक स्तन और कामुक आंखें देख वो मोहित हो गया। वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया। उसने मेघा को छुआ, उसके शरीर की गर्माहट महसूस की। लेकिन मेघा ने सिर्फ छेड़ा, पूरा सुख नहीं दिया। तरुण की प्यास बढ़ती गई। वो मेधा से कहने लगा कि एक बार मेरी प्यास बुझा दो। मेधा ने हामी भरी और 1 जनवरी को उसे उस सूने मकान में बुलाया। तरुण मां से झूठ बोलकर गया, उम्मीद से भरा कि आज मेघा के शरीर को अपनी बाहों में जकड़ेगा, उसकी नरमी महसूस करेगा और घंटों तक कामुक पलों में डूबेगा। वहां मेघा ने उसे कॉफी दी। नींद की गोलियां मिली हुई, लेकिन असर कम हुआ तो मेघा ने क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया। तरुण को लगा वो मेघा के आगोश में है, लेकिन वो मौत के करीब था। मेघा ने बेबी को बताया और वो बालाराम, योगेश, अभिषेक के साथ आई।
उन्होंने तरुण के हाथ पैर बांधे, मुंह पर टेप लगाया और कार में डालकर कोटा ले गए। बेबी के गांव अमने में 5 दिन पहले एक कब्र खोदी गई थी। शाम 7 बजे उन्होंने बेहोश तरुण को जिंदा दफना दिया। तरुण की चप्पलें, बाइक और फोन रास्ते में फेंके गए, जो पुलिस ने बरामद किए। मेघा ने क्लोरोफॉर्म भी फार्मा छात्रा बनकर खरीदा। 3 जनवरी को पुलिस ने लाश निकाली 4 फुट गड्ढे से। अदालत ने सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई, क्योंकि ये जटिल साजिश थी, जहां कामुकता, बदला और मौत का घातक मिश्रण था। अब आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। केरल के इडुक्की जिले के संथन पारा थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव में 36 वर्षीय रिजोश कुरियन अपनी पत्नी लीजी कुरियन और 2 वर्षीय बेटी जोहना के साथ रहता था। रिजोश एक स्थानीय रिसोर्ट में काम करता था, जहां उसका वेतन ज्यादा नहीं था, लेकिन घर का खर्च किसी तरह चल जाता था। लीजी और रिजोश की शादी 4 साल पहले लव मैरिज के रूप में हुई थी। दोनों की मुलाकात रिसोर्ट में काम के दौरान हुई थी, जहां लीजी की खूबसूरती और रिजोश की सादगी ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। शादी के बाद उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल था। रिजोश लीजी की नाजुक कमर को अपनी बाहों में जकड़ता, उसकी गर्म सांसों को महसूस करता और रातें उनके अंतरंग पलों से भरी होती। लेकिन जोहना के जन्म के बाद खर्चे बढ़ गए और लीजी को अपनी बेटी के भविष्य की चिंता सताने लगी। वो नहीं चाहती थी कि जोहना उन अभावों में बड़ी हो जिनमें उसने अपनी जिंदगी गुजारी थी। लीजी ने रिजोश से नौकरी करने की इच्छा जताई। रिजोश को यह विचार पसंद नहीं आया, क्योंकि जोहना की देखभाल का सवाल था। लेकिन लीजी ने तर्क दिया कि दोनों की कमाई से बेटी की परवरिश और पढ़ाई बेहतर होगी। उसने पास के पालन घर का हवाला दिया, जहां जोहना की देखभाल हो सकती थी। आखिरकार रिजोश मान गया और उसने अपने रिसोर्ट के मशरूम फार्म में लीजी को नौकरी दिलवा दी। अब दोनों साथ काम करने लगे। सुबह जोहना को पालन घर छोड़ते, फिर रिसोर्ट जाते और शाम को बेटी को लेकर घर लौटते। उनकी कमाई से घर की स्थिति सुधरी और जोहना के भविष्य के लिए बचत शुरू हुई। लेकिन इस खुशहाल जिंदगी पर रिसोर्ट के मैनेजर 27 वर्षीय वसीम अब्दुल कादिर की नजर लग गई। वसीम एक अविवाहित और कड़क स्वभाव वाला व्यक्ति उसी इलाके का रहने वाला था। लेकिन जब उसने लीजी को देखा, उसके सुडौल शरीर, कामुक चाल और आकर्षक चेहरे को, वो उस पर फिदा हो गया। लीजी की हर अदा, उसके होठों की नरमी, उसकी आंखों की चमक और उसकी हंसी वसीम के दिल में उतर गई। वो लीजी को प्रभावित करने के लिए बंठन कर रिसोर्ट आता, उसके आसपास मंडराता और मौका मिलते ही उसकी तारीफ करता। लेकिन लीजी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तब वसीम ने नया रास्ता चुना। उसने रिजोश से दोस्ती कर ली। वो रिजोश को शराब की पार्टियों में ले जाता, उसे नशे में चूर करता और फिर उसे घर छोड़ने के बहाने लीजी के सामने नाटक करता। वो कहता, रिजोश सड़क पर पड़ा था, मैंने उठाकर लाया। इस बहाने वो लीजी के करीब जाता, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता, उसके शरीर को छूने की हिम्मत करता। लीजी चाहकर भी विरोध नहीं कर पाती, क्योंकि वो रिजोश की हालत देखकर परेशान थी। एक दिन वसीम ने हिम्मत जुटाकर लीजी का हाथ पकड़ा और बोला, लीजी, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लीजी ने गुस्से में जवाब दिया, मैं एक बेटी की मां हूं, मुझे भूल जाओ। लेकिन वसीम हार नहीं माना। उसकी लगातार कोशिशों, सहानुभूति और हमदर्दी ने लीजी के मन में जगह बनानी शुरू की। रिजोश अब शराब का आदी हो चुका था और लीजी की शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने में नाकाम था। रिजोश की नाकामी और वसीम की लगातार कोशिशों ने लीजी के दिल का दरवाजा खोल दिया। धीरे धीरे वो वसीम की ओर झुकने लगी। एक दिन मौका मिलते ही दोनों ने अपनी शारीरिक हसरतें पूरी की। वसीम ने लीजी को अपनी बाहों में भरा, उसके शरीर की गर्माहट महसूस की और दोनों ने घंटों तक एक दूसरे में खोकर अपनी प्यास बुझाई। ये पहला मौका था जब मर्यादा की जंजीर टूटी और फिर
ये सिलसिला रुक नहीं सका। 2 साल तक रिजोश की नाक के नीचे लीजी और वसीम के अवैध संबंध फलते फूलते रहे। वे छिपकर मिलते, एक दूसरे के शरीर की आग में जलते और कामुक पलों में डूब जाते। लेकिन रिसोर्ट के कर्मचारियों में उनके संबंधों की चर्चा फैल गई। जब रिजोश को पत्नी की बेवफाई का पता चला, वो टूट गया। विरोध करने की हिम्मत न होने पर उसने लीजी की नौकरी छुड़वा दी और वसीम से मिलने की मनाही की। लीजी को यह बात बुरी लगी, लेकिन उसने मान लिया। फिर भी वो और वसीम परेशान थे। एक दिन छिपकर मुलाकात में लीजी ने वसीम से कहा, रिजोश के रहते हमारी मुलाकात मुश्किल है, उसे रास्ते से हटा दो। वसीम भी यही चाहता था। दोनों ने मिलकर एक खतरनाक साजिश रची। 31 अक्टूबर 2019 को वसीम ने रिजोश को रिसोर्ट पर बुलाया और उसे जमकर शराब पिलाई। जब रिजोश नशे में चूर हो गया, वसीम ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। फिर उसने शव को रिसोर्ट की एक गहरी खाई में डालकर जला दिया। लीजी को इसकी खबर दी गई। 3 दिन तक रिजोश घर नहीं लौटा तो उसके भाई और साले ने 4 नवंबर को संथनपारा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस आयुक्त महेश कुमार ने थाना प्रभारी प्रदीप कुमार और एसआई विनोद कुमार को जांच सौंपी। लेकिन 5 नवंबर को लीजी और जोहना भी गायब हो गए। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि वसीम भी गायब है। रिसोर्ट के कर्मचारियों और बैकग्राउंड जांच से पुलिस को रिजोश की हत्या का शक हुआ। 7 नवंबर को रिसोर्ट की खाई से रिजोश का जला हुआ शव बरामद हुआ और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने वसीम के भाई को हिरासत में लिया, लेकिन 8 नवंबर को खबरें अखबारों और टीवी पर छा गई। लीजी और वसीम, जो नवी मुंबई के पनवेल में होटल समीर लॉजिंग एंड बोर्डिंग के कमरा नंबर 101 में ठहरे थे, ने ये खबर देखी। उन्हें लगा कि बचना मुश्किल है। पछतावे में डूबे उन्होंने आत्महत्या का फैसला किया। 9 नवंबर की सुबह उन्होंने बाजार से कीटनाशक खरीदा। रात भर परेशान रहने के बाद सुबह 10 बजे दोनों ने दवा का सेवन किया और मासूम जोहना को भी दे दिया। दोपहर 2:30 बजे होटल स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी अजय कुमार लांडगे, सहायक इंस्पेक्टर शत्रुघ्न माली, एएसआई सरिता मुसले और कांस्टेबल योगेश मेड मौके पर पहुंचे। कमरे में लीजी और वसीम बेहोश थे। जोहना की सांसें थम चुकी थी। कीटनाशक की गंध और जोहना के मुंह से निकलता झाग बता रहा था कि मामला गंभीर है। एम्बुलेंस से तीनों को अस्पताल ले जाया गया। जोहना को मृत घोषित किया गया, जबकि लीजी और वसीम को जेजे अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली। होटल रजिस्टर और दस्तावेजों से उनकी पहचान हुई। संथनपारा पुलिस को सूचना दी गई और एसआई विनोद कुमार अपनी टीम के साथ पनवेल पहुंचे। संयुक्त जांच में सारी कहानी सामने आई। लीजी और वसीम ने रिजोश की हत्या की थी और पकड़े जाने के डर से आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और ट्रांजिट रिमांड पर केरल ले गई। अदालत ने सबूतों के आधार पर लीजी और वसीम को रिजोश की हत्या और जोहना की मौत के लिए दोषी ठहराया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। ये कहानी प्रेम, कामुकता और साजिश का एक दुखद अंत थी, जहां एक मासूम बच्ची भी बलि चढ़ गई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो। आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।